गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम 14 लेसन का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम था केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसमें हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी डिज़ायर्ड मेटल की कोई लेयर चढ़ाते हैं दूसरे मेटल पर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। या हम आसान शब्दों में कहें कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, इट इज़ ए प्रोसेस इन विच वी अप्लाई ए लेयर ऑफ डिज़ायर्ड मेटल ऑन द अदर मेटल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें आपने एक नया वर्ड मिला, इलेक्ट्रोलिसिस। ये इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? तो इलेक्ट्रोलिसिस ही नहीं, हमारे जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है इसमें बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जिनमें हमारे लिए हम कहेंगे कि वो टर्म्स बिल्कुल ही नहीं हैं। तो हम उन टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं कि वो टर्म्स क्या हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन हम कर चुके हैं, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन आपके लिए यहाँ पर भी है, आप इसको भी एक बार देख लेते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग ए मेटल कोटिंग ऑन अनदर पीस ऑफ मेटल थ्रू एन इलेक्ट्रो डिपोजिशन प्रोसेस। इलेक्ट्रो डिपोजिशन प्रोसेस का मतलब वही है, यानी कि मेटल का डिपोजिशन किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। तो हम बात कर रहे थे टर्म्स की, तो टर्म्स हमारी जो रिलेटेड टर्म्स हैं इलेक्ट्रोलिसिस में वो क्या क्या हैं? वो है हमारी, सबसे पहले है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट एक लिक्विड है जिसके अंदर से करंट पास करवाया जाता है, और जब इसमें से करंट पास करवाया जाता है तो ये मोल्टन स्टेट में तो होता ही है ये, क्योंकि ये लिक्विड है मीन्स मोल्टन स्टेट में है, तो ये आयनाइज हो जाता है मीन्स इसके अंदर आयन बन जाते हैं। उसके बाद दूसरा हमारे जो टर्म है वो है इलेक्ट्रोलिसिस। अभी हमने बात की थी इलेक्ट्रोलिसिस की, तो ये इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? किसी लिक्विड में से करंट पास करवाना और उस लिक्विड का आयनाइज हो जाना, इस प्रोसेस को ही हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। द केमिकल चेंज प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टिंग सॉल्यूशन और ए मोल्टन साल्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये फिगर है हमारे पास। इस फिगर में आप ये देख रहे हैं, ये जो ब्लू लिक्विड है, ये वाला जो ब्लू लिक्विड है हमारा, अच्छे से बता दूं मैं आपको, ये ब्लू लिक्विड की बात कर रहे हैं हम। ये जो लिक्विड है ये इलेक्ट्रोलाइट है, और इसमें हमने क्या डिप कर रखा है? 2 रोड डिप कर रखी हैं, और ये 2 रोड जो हैं वो हमारे इलेक्ट्रोड हैं। जैसे यहाँ पर आप ये देख पा रहे हो, ये कॉपर इलेक्ट्रोड और ये ब्रास इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोड है, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोड क्या हैं। और साथ में ये जो आयंस आप देख रहे हैं, इसमें आप ये सल्फेट आयन देख रहे हैं, ये कॉपर आयन देख रहे हैं, ये भी हम अगली टर्म्स में डिस्कस करने वाले हैं कि ये सब क्या है। तो इलेक्ट्रोलाइट को एक बार फिर से बता रहे हैं हम कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है, और इलेक्ट्रोलाइट के साथ साथ हम ये भी बता रहे हैं कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। जैसे आप इस फिगर में देख पा रहे हो, 2 फिगर हैं हमारे पास। 2 फिगर में एक में बल्ब ग्लो हो रहा है और दूसरे फिगर में बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। इट मीन्स इन फर्स्ट फिगर द इलेक्ट्रोलाइट इज़ कंडक्टिंग कंडीशन। मीन्स जो फर्स्ट हमारा डायग्राम है उसमें जो सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के कारण ही बल्ब ग्लो कर रहा है। लेकिन हमारा दूसरा जो डायग्राम है उसमें बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। इट मीन्स इसके अंदर जो लिक्विड है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, मीन्स वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहा। तो आप यहाँ पर 2 टर्म्स आपके लिए नई आई हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट और दूसरी नॉन इलेक्ट्रोलाइट। उसके बाद बात करते हैं हम कैटायन और एनायन की। मैंने अभी बताया था आपको कि हम कॉपर आयन और सल्फेट आयन की बात कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर जो पॉजिटिव आयन होते हैं उनको कैटायन कहते हैं, और जो नेगेटिव आयन होते हैं उनको एनायन कहते हैं। जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं और ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं। तो फिर से बता रही हूँ मैं, पॉजिटिव कैटायन और नेगेटिव एनायन। उसके बाद ये बनते कैसे हैं? जनरेशन ऑफ एनायन। तो जनरेशन ऑफ एनायन में आप जैसे कि देख पा रहे हो, ये आप देख पा रहे हो गेन इलेक्ट्रॉन लिख रखा है। गेन मीन्स ले लेना, यानी कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो हम कहते हैं कि वो उस पर पॉजिटिव आयन आ गया है, और वो, सॉरी मैं गलत बोल गई आपको, मैं फिर से बता रही हूँ कि जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है मीन्स ले लेता है,
तो जब इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो एटम उस पर क्या आता है, नेगेटिव आयन आ जाता है, वो एनायन बना लेता है, जनरेशन ऑफ एनायन। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कैटायन की। जैसे इसमें आप देख पा रहे हो ये है लूज इलेक्ट्रॉन। लूज इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाना, यानी कि जब कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन खो देता है, लूज कर देता है, तो वो कैटायन बनाता है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कैथोड और एनोड की, कि कैथोड और एनोड क्या हैं। जैसे आपने अभी इलेक्ट्रोलाइट मैंने बताया, फिर मैंने आपको कैटायन एनायन बताया, उसी में हमने दो रोड बताई थी, एक कॉपर रोड और दूसरी ब्रास रोड। तो ये हमारी जो रोड होती हैं, जिनको हम किसी सॉल्यूशन में, किसी इलेक्ट्रोलाइट में डिप करके इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, उन रोड को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं और उन्हीं के नाम कैथोड और एनोड हैं। कैसे हैं ये कैथोड एंड एनोड, ये हम देख लेते हैं। ये फिगर आप देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा बिग कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे जाए कि ये क्या है हमारे। आप ये वाला जो फिगर देख पा रहे हो, ये वाला और ये वाला, ये आप ध्यान से देखेंगे तो ये यहाँ पर पॉजिटिव है और ये यहाँ पर नेगेटिव है। यानी कि ये जो रोड है हमारी, ये वाली जो रोड है, इसको जब हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं तो इसको हम एनोड कहते हैं, और ये वाली जो रोड है हमारी, इसको जब हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं तो इसको कैथोड कहते हैं। इसके बाद आप ये आयन देखिए, ये आयन क्या है, ये पॉजिटिव आयन है, और ये आयन क्या है, ये नेगेटिव आयन है। ये किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये कैटायन कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और एनायन एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसका रिलेशन मैं आपको बता रही हूँ। आपको याद रखना है, आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कैथोड और कैटायन को इकट्ठा याद रखना है और एनोड और एनायन को इकट्ठा याद रखना है। यानी कि जो कैटायन है वो कैथोड पर जाते हैं, एनायन एनोड पर जाते हैं। और हमें ये बात भी पता है कि जो अपोजिट चार्ज हैं वही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए जो कैटायन है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर जाएंगे और नेगेटिव इलेक्ट्रोड क्या रहेगा, कैथोड हो जाएगा ना याद। इसी तरीके से जो एनायन है वो नेगेटिव आयन है और वो किस पर जा रहे हैं, एनोड पर जा रहे हैं। तो नेगेटिव किस पर जाएंगे, पॉजिटिव पर, तो एनोड क्या हो गया, पॉजिटिव। उसके बाद है हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ कॉपर। क्योंकि हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग समझ रहे हैं, क्यों पहले हमने कुछ टर्म्स को डिस्कस इसलिए किया ताकि आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ कॉपर की। तो यहाँ पर आप ये फिगर देख पा रहे हैं, इस फिगर में आपको दो फिगर दिखाए गए हैं। तो दो फिगर में हमारा ये वाला जो फिगर है फर्स्ट वाला, यही काम का है और इसमें को ही हमने अच्छे से समझना है। तो ये क्या है, हमारा कॉपर सल्फेट की मदद से हमने कॉपर की प्लेटिंग की है, या हम कहेंगे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ कॉपर है ये। हमने इसमें क्या किया है, हम इसमें डिस्टिल वाटर लेते हैं, कॉपर सल्फेट का पाउडर लेते हैं, दो कॉपर रोड लेते हैं और एक बैटरी लेते हैं, और इस प्रोसेस से हम इन सभी इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर पाएंगे। कैसे करेंगे, first of all we take distilled water about 250 ml and dissolve in it 2 tablespoon of powder of copper sulfate, and then we also add some amount of few drops of sulfuric acid, dilute sulfuric acid. It makes the solution more conducting, and then we dip the copper rods about size of 10 into 4 centimeter into the electrolyte, then connected with the positive and negative terminal make them cathode and anode, and then we pass the current for about 15 minutes. After 15 minutes we can see the results. The results are that the one copper rod become thick and another copper rod become thin. तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से एक जो रोड है वो मोटी हो जाती है और दूसरी जो रोड है वो पतली हो जाती है। कब, जब हम उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं। तो ये कैसे होता है, तो उसमें आप देख पा रहे हो ये हमारे कॉपर के जो कॉपर प्लस आयन है और ये आप देख पा रहे हो कॉपर सल्फेट माइनस आयन है। तो ये कैटायन और एनायन जब बनते हैं, कब बनते हैं, जब इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। जब भी इलेक्ट्रोलाइट में से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, आप इस फिगर में भी देख पा रहे हैं ये दो तरह के आयन इसमें बन रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट में।
और ये कहाँ मूव करते हैं, ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन की ओर मूव करने लगते हैं। क्यों? वही कैथोड का कैटायन से संबंध है और एनायन का एनोड से संबंध है। मीन्स जो कॉपर आयंस हैं वो कहाँ जाएंगे, वो नेगेटिव टर्मिनल कैथोड पर जाएंगे और वहाँ जाकर डिपॉजिट हो जाएंगे। अब जो सॉल्यूशन में से ये कॉपर आयन गए हैं तो फिर सॉल्यूशन में और कॉपर कहाँ से आएगा? हमें तो दिखाई दे रहा है कि जो कॉपर रोड है वो काफ़ी थिक हो चुकी है, लेकिन सॉल्यूशन में तो थोड़ा सा हमने पाउडर डिज़ोल्व किया था, सॉल्यूशन में इतना सारा कॉपर कहाँ से आया? ये कॉपर आएगा एनोड से। कैसे आएगा एनोड से? एनोड से जो कॉपर है, प्योर कॉपर है, वो धीरे धीरे डिज़ोल्व हो जाएगा सॉल्यूशन में और वही कॉपर आयंस बन के फिर कहाँ चले जाएंगे? कैथोड पर चले जाएंगे। और हम अब डिस्कस कर लेते हैं इसकी रिएक्शंस। ये हमारा पूरा प्रोसेस है, मैं इसको भी आपको एक बार बता देती हूँ। जो मैंने बताया ये वही है। When electric current is passed through the copper sulfate solution, the copper sulfate break up into copper and sulfate ions. The free copper gets drawn to plate connected to the negative terminal. यानी कि जब भी कॉपर सल्फेट में से करंट पास करवाया जाता है तो इसमें कॉपर प्लस और सल्फेट आयन बन जाते हैं, और जो फ्री कॉपर है वो कहाँ आ जाएगा? वो नेगेटिव टर्मिनल पर जाकर जमा हो जाएगा और दूसरी प्लेट से सेम अमाउंट में जो हमारा कॉपर है वो डिज़ोल्व हो जाएगा, किसमें? सॉल्यूशन में। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो लाइनें आप देख पा रहे हैं, फ्रॉम द अदर प्लेट द इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर डिज़ोल्व इन द सॉल्यूशन, द लॉस ऑफ द कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन इज कंपनसेट इनटू द प्रोसेस गोज ऑन। मीन्स जो हमारी दूसरी प्लेट है कॉपर की, जिसको हमने एनोड बनाया है, वहाँ से सेम अमाउंट ऑफ कॉपर आयन आकर डिज़ोल्व होते रहेंगे सॉल्यूशन में और वो उसकी कमी को पूरा करते रहेंगे, और ये प्रोसेस जब तक चलता रहेगा जब तक कि हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे। ये हमारी रिएक्शंस हैं। तो रिएक्शन में हमें जो पहले बताया है वो हमारी बताया है कि हमारा जो एनोड है उस पर रिएक्शन क्या होती है। एनोड हमें पता है कि हमने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है और वहीं से कॉपर का जो आयन है वो डिज़ोल्व होते रहते हैं सॉल्यूशन में। तो ये वहाँ पर वही बताया है, कॉपर मेटल डिज़ोल्व टू फॉर्म द कॉपर प्लस आयन, इट विल बी प्रेजेंटेड इन द हाफ इक्वेशन। इसको हाफ इक्वेशन की फॉर्म में आप लिख सकते हैं कि कॉपर वहाँ से कॉपर आयन उसमें कन्वर्ट होता रहेगा और वो डिज़ोल्व होता रहेगा। उसके बाद कैथोड पर क्या होता है? कैथोड पर कॉपर आयंस आर डिस्चार्ज टू फॉर्म द कॉपर एटम, यानी कि जो कॉपर है वो कैथोड पर आएगा और कॉपर एटम में कन्वर्ट हो जाएगा और वो डिपॉजिट हो जाएगा उसकी प्लेट पर, और इस तरीके से थिन लेयर बन जाएगी किस पर? एनोड पर। तो ये अगर हमने थिन लेयर बनवानी है तो हम थोड़ी देर के लिए करंट पास करवाएंगे, और अगर हमें कॉपर को शुद्ध करना है तो ज़्यादा लंबे समय तक हम करंट पास करवा देंगे। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ जो मेटल्स है उसमें भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज़ किया जाता है। तो अब हम कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्यों की जाती है, व्हाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ डन, क्यों की जाती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो उसमें हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर हमारे पॉइंट्स को। पहले पॉइंट में आप देख रहे हैं कि हमारे जितने भी जो मेटल होते हैं वो हमें अच्छे चाहिए, सुंदर चाहिए, डेकोरेटिव चाहिए। तो चीज़ों को डेकोरेटिव और सुंदर बनाने के लिए हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। डेकोरेटिव इलेक्ट्रो डिपॉजिटिंग द मेटल कॉपर ब्रास सिल्वर रोडियम एंड क्रोम इज यूज्ड फॉर द इलेक्ट्रोप्लेटिंग फॉर मेक द ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में आप देख सकते हैं प्रोटेक्शन प्लेटिंग द मेटल टिन जिंक कैडमियम ऑनटू कोरेसिव मेटल। मीन्स टिन की, जिंक की, कैडमियम की, इन सभी मेटल की हम कोरेसिव जो मेटल होते हैं, मीन्स जिनको जल्दी रस्टिंग हो जाती है, रस्ट लग जाता है, उन पर हम इनकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। उसके बाद आप थर्ड पॉइंट देख सकते हैं, इंडस्ट्रियल प्लेटिंग द मेटल सिल्वर एंड गोल्ड टू स्पेसिफिकेशन ऑन टू इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स। मीन्स इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स का मीनिंग वही है, बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी यूज़ द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल्स लाइक सिल्वर एंड गोल्ड टू द other metals. We use this process in the making of the artificial jewelry mostly. उसके बाद आपका बताया है कि यहाँ पर एक और यूज है
इलेक्ट्रोप्लेटिंग का या इलेक्ट्रोलिसिस का, वो है हमारा प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल में मैंने आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते वक्त भी समझाया, मैं दोबारा बता रही हूँ कि यहाँ पर हम मेटल को जब प्योर करते हैं तो वहाँ पर भी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का या फिर हम इलेक्ट्रोलिसिस का यूज़ करते हैं। द प्रोसेस यूज्ड इन प्यूरिफाइंग मेटल्स बाय इलेक्ट्रोलिसिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। अगर हम इस प्रोसेस का यूज़ मेटल को प्योर करने में लगा रहे हैं तो उसको हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कहते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग ए मेटल इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल इन विच द इम्प्योर मेटल इज यूज्ड एज एनोड। इम्प्योर जो हमारा मेटल होता है उसको हम एनोड बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वहीं से जो प्योर फॉर्म ऑफ आयंस हैं वहाँ से डिसोल्व होकर सॉल्यूशन में आएंगे और सॉल्यूशन से वो डिपॉजिट हो जाएंगे कहाँ? कैथोड पर। उसके बाद हम ये फिगर के थ्रू भी आप देख सकते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल में। ये यहाँ पर हमारा इम्प्योर मेटल है, ये हमारा इम्प्योर मेटल है, इसको हमने एनोड बना दिया है और हमारी जो प्योर मेटल है जिसको हमें शुद्ध करना है उसको हमें एक प्योर कॉपर या प्योर मेटल की जो रोड है उसको हमें कैथोड बनाना पड़ेगा। और यहाँ से आप इस फिगर में देख पा रहे हैं कि यहाँ से सारा जो प्योर मेटल था वो डिपॉजिट हो गया है किस पर? कैथोड पर जाकर। इस तरीके से हमारा मेटल जो है वो प्योर हो जाता है। उसके बाद यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, हम कुछ यूजेज तो देख ही चुके हैं, हम डायग्रामेटिकली भी देख लेते हैं कि जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है उनके क्या क्या यूज हैं। इस फिगर में आप कॉइन्स देख रहे हैं कि जो कॉइन्स हैं उनको इलेक्ट्रोप्लेटेड करके कितना सुंदर बना दिया है। उसके बाद अगले फिगर में आप देख पा रहे हैं कि हमारी वॉच है, फिर हमारे यूटेंसिल्स हैं और हमारी बाथ टैप है। इन सब को हमने कितना सुंदर बना रखा है केवल और केवल किससे? इलेक्ट्रोप्लेटिंग से। क्यों करते हैं ऐसा? अगर हम सारी जो यूटेंसिल है या प्योर जो टैप है अगर हम अच्छे मेटल की खरीदेंगे तो वो बहुत महंगे मिलेंगे। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? हम इलेक्ट्रोप्लेटेड मटेरियल ख़रीद लेते हैं, तो वो हमें इतने महंगे नहीं पड़ते, वो हमें सस्ते भी पड़ते हैं। इसी तरीके से हमारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी हम यूज़ करते हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी यूज़ करते हैं किस लिए यूज़ करते हैं कि गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, ये सारी बहुत ही महंगे मेटल्स हैं। अगर होल ज्वेलरी हम इनकी ख़रीदते हैं तो वो बहुत ही महंगी होती हैं। जो नॉर्मल पर्सन होते हैं कई बार इनको अफोर्ड नहीं कर पाते तो वो इलेक्ट्रोप्लेटेड ज्वेलरी ख़रीद लेते हैं। उसके बाद एक टॉपिक है कि क्रोमियम को ही क्यों यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर हमारा जो क्रोमियम है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, तो उसके भी फ़ायदे हैं हमारे। इसके क्या है कि क्यों यूज़ किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पैराग्राफ में देख पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं कि जो हमारा क्रोमियम है वो कैसा मेटल है? वो डेकोरेटिव होता है, वो कोरेजन रेजिस्टेंस होता है और वो सब चीज़ को हार्ड भी बना देता है। इसके साथ साथ कुछ और भी कारण हैं इसके कि ये मेटल जो है वो बहुत ही हम ये कहेंगे कि महंगा है। होल ऑब्जेक्ट इसका नहीं बनाया जा सकता, लेकिन ये डेकोरेटिव होने के कारण, कोरेजन रेजिस्टेंस होने के कारण हम इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज़ करते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं लास्ट टॉपिक की, पोल्यूशन क्रिएटेड बाय द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो किस तरीके से हमारे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के कारण पोल्यूशन क्रिएट होता है। तो इस पैराग्राफ में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक एफुलेंट वर्ड आया है। ये एफुलेंट क्या है? एफुलेंट होता है हमारा डिस्पोजल सब्सटेंस जो कि हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बाद बाहर डिस्पोज करते हैं। वो ज़्यादातर क्या होता है? वो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है। आपको पता है कि इलेक्ट्रोलाइट वो सॉल्यूशन है जो कि हम किसी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते समय, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करते समय उसको यूज़ करते हैं और वो ज़्यादातर हमारे मेटल के सॉल्यूशन होते हैं। तो मेटल के सॉल्यूशन जब हम एयर में, वाटर में और सॉइल में डिस्पोज करते हैं तो वो क्या करते हैं? वो पोल्यूशन क्रिएट करेंगे। कैसे, मैं बता देती हूँ आपको। अगर मान लो उनको वाटर बॉडीज़ में डाला गया तो वाटर पोल्यूशन करेंगे, सॉइल में डालेंगे तो सॉइल पोल्यूशन करेंगे। एयर का कैसे होगा कि उनमें से कुछ फ्यूम्स उठते हैं। फ्यूम्स होते हैं एक तरीके से बबल्स होते हैं गैसेस के, तो यहाँ पर भी टॉक्सिक गैसेस वहाँ से निकलती हैं और वो स्मोक के साथ ऐड होकर स्मोक बनाती हैं और वो हमारे
एनवायरनमेंट में बढ़ जाती हैं, इसलिए एनवायरमेंटल पोल्यूशन तो बढ़ता ही है, साथ में सॉइल में से और एयर में से वो हमारे फूड चेन में एंटर कर जाते हैं, और फूड चेन में एंटर करने के बाद वो हमारी बॉडीज़ तक भी आ जाते हैं। और क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर निकल, कैडमियम और लेड, ये 3 मेटल और इसके अलावा और भी मेटल्स हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं और वो हमारी हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ये लेसन हो गया आपका ख़त्म। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।